नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है और ऐसा लगता है कोलिजियम सिस्टम को लेकर सरकार ने ठान लिया है कि इसमें बदलाव जब तक नहीं हो जाता तब तक रुकेंगे नहीं। तो कोलिजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन के आधार पर एक नया मुद्दा सामने आया है, बल्कि दो मुद्दे हैं और एक दूसरा मुद्दा जो है वो ज़्यादा गंभीर है, उसकी बात बाद में करूँगा। पहले जो पहली बात है उसकी बात करते हैं और वो है एक गे वकील, एक समलैंगिक वकील को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। इन समलैंगिक जज का नाम है सौरभ कृपाल। और आप अगर सुप्रीम कोर्ट और कानून के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते रहे हैं, जानते रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये BN कृपाल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। अब आप देखिए, और धनंजय चंद्रचूड़ जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके पिता भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो इसलिए दोनों चीफ जस्टिस के बेटे हैं, दोनों के पिता CJI रह चुके हैं। तो और ये भी एक इत्तेफाक है कि जब अभी के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके पिता जब चीफ जस्टिस थे तब BN कृपाल साहब जो है वो जज बने थे, और जब BN कृपाल साहब चीफ जस्टिस बने तब आज के जो CJI हैं धनंजय चंद्रचूड़ वो जज बने। अब BN कृपाल के बेटे सौरभ कृपाल के जज बनने की बात है। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 2017 से, ये आज का सिलसिला नहीं है। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने पहली बार सिफारिश की सौरभ कृपाल के नाम की जज बनने के लिए। उससे पहले जो प्रोसीजर है, जिस व्यक्ति को, वकील को अगर आप बना रहे हैं, जज बना रहे हैं, तो उससे कंसेंट ली जाती है। जो लोग हायरार्की से निकल कर आते हैं उनकी बात अलग है, उनका प्रमोशन होता है। जो लोग वकील से सीधे जज बनते हैं उनकी कंसेंट लेना ज़रूरी होती है। तो सौरभ कृपाल ने जिस दिन कंसेंट दी उस दिन वो 45 साल 4 दिन के थे, और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 45 साल की उम्र होना अनिवार्य है। तो आप समझिए कि सबसे युवा शायद जो है वो हाई कोर्ट के जज बनते अगर उस समय वो बन गए होते। उन्होंने रिकमेंडेशन की गीता मित्तल ने, और 2017 से 2020 तक 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट इस रिकमेंडेशन पर बैठा रहा। सरकार अगर 2 महीने की देर करती है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि आपका इरादा है क्या है, आप कर क्यों नहीं रहे हैं। 3 साल तक इस प्रस्ताव पर बैठा रहा। इस बीच में कई चीफ जस्टिस आए गए, लेकिन चीफ जस्टिस बोबडे और चीफ जस्टिस रमन्ना, इन दोनों के समय में 3 बार इस प्रस्ताव पर विचार हुआ। जस्टिस NV रमन्ना के समय जब वो चीफ जस्टिस थे तब इस प्रस्ताव को भेजा गया सरकार को नवंबर 2021 में। सरकार ने नवंबर 2022 में इस रिकमेंडेशन को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया सुप्रीम कोर्ट को। और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बुधवार को, यानी कल जो बैठक हुई कोलिजियम की, उसमें इस प्रस्ताव पर फिर से विचार किया गया और इसको सरकार को फिर से भेजने का फैसला किया गया। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। उन 20 फाइलों में सौरभ कृपाल की भी फाइल थी, जिनको केंद्र सरकार ने लौटा दिया पुनर्विचार के लिए। इन 20 नामों में या 20 फाइलों में कहिए, इनमें 11 नए नाम थे और 9 ऐसे नाम थे जिनको दोबारा भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये जो मैं कह रहा था, सबसे गंभीर बात ये है, अभी तक जो कोलिजियम का सिस्टम चला आ रहा है उसमें जो MOP है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये आज की तारीख में देश का कानून है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट एक बार प्रस्ताव भेजेगा, सरकार उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर उस प्रस्ताव को दोबारा भेजता है तो सरकार के पास उसको मानने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने इस प्रावधान को एक तरह से बिना कहे चुनौती दे दी है। दूसरी बार भेजा गया नाम भी लौटा दिया गया है। 9 नाम, एक नहीं, 9 नाम लौटा दिए गए हैं। ये बड़ा जो है मुद्दा बनने वाला है आने वाले दिनों में। दरअसल क्यों किया सरकार ने इसलिए किया, सरकार का कहना है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी के मुताबिक काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जब NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो कमीशन था, उस कानून को रद्द किया
कहा कि संविधान सम्मत नहीं है, तब ये बात कही गई थी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में बदलाव की ज़रूरत है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो सरकार ने सुझाव भेजे कि ये बदलाव होने चाहिए। सरकार ने भेजा और सुप्रीम कोर्ट उस पर बैठकर सो गया। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब नहीं दिया। और आप देखिए, कोलिजियम सिस्टम की बात सरकार आलोचना करे तो समझ में आती है, उसके अलावा सौरभ कृपाल जो इसी सिस्टम से जज बनने जा रहे हैं, जिनकी रिकमेंडेशन है, हो सकता है बन भी जाएं, कौन जानता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब उनके नाम की रिकमेंडेशन गई हाई कोर्ट से और 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा शायद मेरा जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसकी वजह से जज नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोलिजियम का सिस्टम ओपेक है, यानी पारदर्शी नहीं है। आप समझिए, जो जज बनने जा रहा है हाई कोर्ट का, आगे जाकर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन जानता है, अगर सीनियरिटी में आया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, वो कह रहा है कि कोलिजियम सिस्टम ओपेक है। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ क्या चर्चा हुई, मेरे नाम पर जो विचार करने के बाद भी रिकमेंडेशन क्यों नहीं गई। तो और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा मीडिया से मुझे पता चला है कि कोई आईबी रिपोर्ट है, जो मेरा गे पार्टनर है उसको लेकर आईबी की कोई रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट में क्या है उसकी भी मुझे जानकारी नहीं। तो मैंने ये क्यों कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ठनी हुई है। अब सवाल ये है कि सरकार ने फाइल लौटाई क्यों। बाकी जो नाम आए थे उनमें क्या ऐतराज़ था उसका पता नहीं, लेकिन इस फाइल को लौटाने के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से है। और वो ये नहीं है कि सौरभ कृपाल गे हैं या समलैंगिक हैं। समलैंगिकता को डीक्रिमिनलाइज करने में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें सरकार की भी सहमति थी। सरकार का जो एफिडेविट था उसके पक्ष में था। तो इसलिए सरकार इसलिए विरोध नहीं कर रही है कि वो समलैंगिक है। सरकार का जो एतराज़ है वो जो सौरभ कृपाल ने बात कही उनके पार्टनर को लेकर। उनका जो पार्टनर है 50 वर्षीय, वो स्विस नागरिक है। सरकार का एतराज़ ये है कि उनका पार्टनर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। शायद यही आईबी की रिपोर्ट में रहा होगा, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस तरह की बात आ रही है छनकर कोलिजियम के सिस्टम से, सरकार के सिस्टम से, तो कारण यही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस एतराज़ को सरकार के रिजेक्ट कर दिया है। अगर बुधवार वाली ये रिकमेंडेशन जो है फाइनल फॉर्मल रूप में सरकार के पास जाती है, उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मानने से मना कर दिया है। अब यहीं पर सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसके आधार पर वो तय कर सकता है कि फलां व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये काम तो सरकार भी तभी करती है जब उसको जांच एजेंसी कोई जानकारी देती है, तथ्य देती है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इस मुद्दे पर सरकार की इस रिकमेंडेशन को या सरकार की इस आपत्ति को खारिज कर सकता है। इसी से सवाल उठता है कि कोलिजियम सिस्टम काम कैसे करता है, वहाँ क्या चर्चा हुई, किस आधार पर सरकार के इस ऐतराज़ को रद्द किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसके बारे में कोई जानकारी देना सुप्रीम कोर्ट सरकार को ज़रूरी भी नहीं समझता। उसका कहना है कोलिजियम में क्या हो रहा है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोलिजियम की जो बैठक है उसका कोई मिनट्स नहीं बनता। तो आप जो है आज से 20 साल बाद भी नहीं जान पाएंगे कि इस मामले पर क्या चर्चा हुई थी, किस जज ने क्या कहा था। आज की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इसके अलावा इसको कोलिजियम सिस्टम में जो भी चर्चा होती है उसको आरटीआई से बाहर रखा गया है। कुल मिलाकर पूरी तरह से पारदर्शिता का अभाव है। अब उस बात पर आते हैं जो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कही थी अभी कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल से बातचीत में। उन्होंने कहा कि भाई जब आप रिकमेंडेशन भेजेंगे और हम उसको पुनर्विचार के लिए भेजेंगे और फिर भेज देंगे आप, तो हमारे पास सिर्फ जो है उसको मंजूरी देने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, तो फिर हमारी ज़रूरत क्या है, फिर आप ही अपॉइंट कर लीजिए जज। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि हम ही जज अपॉइंट करें तो हम ही करेंगे, ये भी करेंगे। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार को चुनौती दे दी है। वो सौरभ कृपाल के मामले से नहीं, वो जो 9 फाइलें वापस भेजी गई हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा भेजा था। इसका मतलब
जो एमओपी है वर्तमान में, उसको मानने से सरकार ने मना कर दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आज की तारीख में वो देश का कानून है। सरकार नहीं मानती है। सरकार के मानने के बहुत से आधार हैं, उसमें एक आधार ये भी है कि ये कोलिजियम सिस्टम जो है इसकी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, इस संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का क्रिएट किया हुआ कानून है, इसलिए इसको चुनौती दी जा सकती है, सरकार उसको चुनौती दे रही है। तो आने वाले दिनों में कोलिजियम सिस्टम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मैं इससे पहले भी कहा था बढ़ने वाला है, अब फिर कह रहा हूँ बढ़ने वाला है। तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लगातार वो उसकी डिग्री बढ़ती जा रही है। तनाव तो है, हर कदम के साथ उसकी डिग्री, तनाव की डिग्री बढ़ती जा रही है। तो सरकार ने पहली बार जो वर्तमान एमओपी है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, उसको चुनौती दी है। कैसे? दोबारा भेजे गए नामों को फिर से वापस करके, ये हमें मंजूर नहीं है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट उसका क्या जवाब देता है। इस बीच में कानून मंत्री ने सीजेआई को एक चिट्ठी भी लिखी है कि कॉलेजियम पर जो है सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में राज्य सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसका कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है। तो ये दो मुद्दे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या आता है, इस पर तय होगा कि ये कन्फ्रंटेशन बढ़ने वाला है या यहीं रुकने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए, अभी इस मामले में और बहुत कुछ होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।